हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़ के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने वैल्यूएशन ऑफ असेट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमारा जो छोटा सा टॉपिक इस वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में रह जाता है वो है वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज़। तो वो अभी हम पढ़ते हैं। तो देखिए, लायबिलिटीज़ का वेरिफिकेशन क्या होता है, एक बार ध्यान से देखते हैं हम। वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी इज एज अ मोमेंटियस फॉर द ऑडिटर एज दैट ऑफ असेट्स। ठीक है, लायबिलिटी का वेरिफिकेशन भी उसी तरह इम्पॉर्टेंट है जिस तरह असेट्स का होता है। जैसा हम असेट्स का वेरिफिकेशन करते हैं, उसका एक एक चीज़ का हम एग्जामिनेशन करते हैं, वैसा ही लायबिलिटी के लिए भी क्या हो जाता है, बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इफ़ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज़ नॉट शोन प्रॉपरली इन द बैलेंस शीट। ठीक है, अगर जो लायबिलिटीज़ की अमाउंट है वो अगर बैलेंस शीट में प्रॉपरली शो नहीं की गई है, ठीक है, तो द बैलेंस शीट नॉट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो हमारी जो लायबिलिटी है, अगर हमने बैलेंस शीट के अंदर सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं की है, अगर उनकी वैल्यू सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं की है, तो हमारी जो बैलेंस शीट है वो हमारे बिजनेस का फेयर और ट्रू जो पिक्चर है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगी, मतलब वो बिजनेस की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित नहीं करेगी। ठीक है, हाउ टू प्रोसेस इन दिस मैटर इज डील विद इन डिस्क्रिप्शन दैट एज फॉलोज। ठीक है, तो इसके संदर्भ में जो लायबिलिटीज़ हैं उनका किस तरीके से हमें वेरिफिकेशन करना चाहिए, दायित्वों का सत्यापन किस प्रकार से करना चाहिए, उसकी जो प्रोसीजर है वो अभी हम देखेंगे। ठीक है, हिंदी में अगर हम कहें तो दायित्वों का सत्यापन भी उसी प्रकार से महत्वपूर्ण है जिस प्रकार से संपत्तियों का सत्यापन है। ठीक है, अगर कोई दायित्व बैलेंस शीट में सही ढंग से नहीं बताया है, अगर उसमें उसकी वैल्यू सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं की है, तो हमारे बिजनेस का जो बैलेंस शीट है वो हमारे बिजनेस की जो वास्तविक वित्तीय स्थिति है उसको प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि असेट्स के साथ में लायबिलिटीज़ का भी वेरिफिकेशन किया जाए। अब देखिए, हमारे पास जो लायबिलिटीज़ होती है उनसे किस तरीके से डील करना है, एक एक लायबिलिटीज़ के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं शेयर कैपिटल के बारे में। सबसे पहले जो हम लायबिलिटी की बात करें तो हमें शेयर कैपिटल ही दिखाई देती है बैलेंस शीट में, तो हम शेयर कैपिटल के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, शेयर कैपिटल के बारे में, शेयर कैपिटल क्या होती है, अंश पूंजी होती है। इसमें आपके पास 3 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, कंडीशन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें और कंपनी के रिगार्डिंग बात करें, मतलब कंपनी के संदर्भ में अगर हम बात करें, तो पहली कंडीशन हमारे सामने क्या हो सकती है, इफ़ इट इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। अगर कंपनी की एग्जिस्टेंस का पहला साल है, ठीक है, नई कंपनी है, कोई नई कंपनी बनाई हुई है और नई कंपनी का अगर कोई ऑडिटर ऑडिट करने गया है तो उसको उसकी शेयर कैपिटल का जो वेरिफिकेशन करना है तो वो किस किस चीज़ों से करेगा। तो देखिए, उसको देखना पड़ेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम देखने होंगे। और पार्षद सीमा नियम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो पूंजी की सीमा को निर्धारित करते हैं। इसी के अंदर पूंजी की जो अधिकतम सीमा है वो लिखी हुई होती है। ठीक है, पार्षद सीमा नियम में तो कोई भी अंकेशक अगर वहाँ पे जाएगा तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को चेक करेगा। ठीक है, उससे उन्हें पता चलेगा कि इस कंपनी की जो वास्तविक पूंजी है वो कितनी है, पूंजी की सीमा कितनी है और इन्होंने अब तक कितनी इशू कर दी है, वो इन्हें पता चलेगा। फिर देख सकते हैं कैश बुक, पासबुक, ठीक है, डायरेक्टर मिनट बुक, तो ये सब चीज़ें भी देख सकते हैं क्योंकि नया बिजनेस है तो नई कैपिटल तो आई होगी, कैश के थ्रू, बैंक के थ्रू आई होगी, तो इन सब चीज़ों से भी उसको क्या कर सकते हैं, वेरीफाइड कर सकते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, इफ़ इट्स नॉट द फर्स्ट ईयर ऑफ कंपनी। अगर वो कंपनी का प्रथम साल नहीं है, ठीक है, फर्स्ट ईयर नहीं है, मतलब कंपनी पहले से ही एग्जिस्टेंस में थी, पहले से ही चल रही थी, ठीक है, तो जो कंपनी है वो पुरानी कंपनी है, कहने का मतलब है, तो उसमें जब ऑडिटर जाएगा तो वो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस शीट है उसको चेक करेगा। तो प्रीवियस ईयर में जो बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखी हुई होगी वो ही करंट ईयर, जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें लिखी हुई होगी। ठीक है, वो इससे चेक कर सकता है। और इफ़ देयर इज़ सम अल्टरेशन एंड एडिशन, अगर वहाँ पे कोई अल्ट्रेशन या फिर एडिशन किया गया है कैपिटल में, क्योंकि देखिए पुरानी कंपनी है तो हो सकता है कि एडिशंस किए गए हो, अल्ट्रेशन किया गया हो, कैपिटल रिडक्ट की गई हो,
तो ये जो चीज़ें हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ हो तो उसे क्या देखना पड़ेगा, प्रोविज़न ऑफ द रेलिवेंट 61 to the 64 ऑफ कंपनीज एक्ट। देखिए उन्हें क्या करना पड़ेगा कि जो कंपनी के कैपिटल में जो ऑल्ट्रेशन होता है, जो एडिशन रिडक्शन होता है, वो कंपनी एक्ट के जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग होता है। तो अगर ऐसा कुछ किया गया है तो उसे कंपनी एक्ट के प्रोविज़न को चेक करना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं हम आगे। थर्ड नंबर जो कंडीशन है वो क्या हो सकती है, वो है इन पार्टनरशिप फर्म। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो देखिए पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल कहाँ से चेक कर सकते हैं, पार्टनरशिप डीड से चेक कर सकते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है उसमें हर पार्टनर जो कैपिटल लेके आता है उसकी कैपिटल रिप्रेजेंट होती है। तो पार्टनरशिप डीड से फर्म की कैपिटल का पता किया जा सकता है, इसकी एग्जैक्ट अमाउंट देखी जा सकती है। और कैश बुक और पासबुक भी देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई एडिशन कैपिटल की गई हो या फिर कोई कैपिटल विड्रॉ की गई हो। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए कैश बुक और पासबुक को भी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से वेरिफिकेशन हो जाएगा पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल का। फिर बात करते हैं सेकेंड है रिजर्व्स एंड फंड्स, ठीक है। रिजर्व्स एंड फंड्स जो हमारे क्या होते हैं, इनको हम हिंदी में कहते हैं संचय और कोष, ठीक है। तो संचय और कोष जो होते हैं वो हम क्या करते हैं, प्रतिवर्ष लाभों में से कुछ हिस्सा बचाते हैं, ठीक है, उनको रिजर्व रखते हैं, फंड बनाते हैं। तो वो जो फंड है उनकी अगर जानकारी लेनी है या उनकी जो अमाउंट है उसको वेरीफाइड करना है तो हम किससे कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से कर सकते हैं। अब देखिए कंपनी की बात करें तो कंपनी में भी P&L एप्रोप्रिएशन बनता है, ठीक है, सरप्लस बनता है। तो उसमें क्या होता है, जो भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं प्रॉफिट के, ठीक है, वो उसमें रिप्रेजेंट होते हैं। तो मतलब अगर रिजर्व में हमने ट्रांसफ़र किया है तो एप्रोप्रिएशन में शो किया होगा, तो वहाँ से चेक किया जा सकता है इसको। फिर बात करते हैं डिबेंचर्स की, ऋण पत्र की। तो ऋण पत्रों के लिए हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख सकते हैं, जो सीमा नियम है उन्हें हम देख सकते हैं। उनसे हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ऋण पत्र निर्गमित करने की जो सीमा है वो कितनी है, ठीक है, इसकी जो सीमा होती है वो कितनी है वो पता करनी है। तो हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखेंगे, सीमा नियम देखेंगे, ठीक है। फिर देखते हैं डिबेंचर ट्रस्ट डीड, जो ऋण पत्र ट्रस्ट सल्लेख है वो हम देख सकते हैं, ठीक है, डिबेंचर का। फिर सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिबेंचर होल्डर, हम डिबेंचर होल्डर से सर्टिफिकेट भी लेकर के चेक कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर देखिए, फिर बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर हमें रिडम्पशन के बारे में जानकारी चाहिए, ऋण पत्रों के रिडम्पशन के बारे में, तो कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन देखने पड़ेंगे, ठीक है। कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है रिडम्पशन के संदर्भ में, क्योंकि देखिए अंतर नियम जो होते हैं, क्यों ऋण पत्रों का निर्गमन जो होता है वो तो सीमा नियम के नियमों के हिसाब से हो सकता है, लेकिन जो ऋण पत्रों का शोधन होता है वो अंतर नियमों के हिसाब से होता है कि कंपनी ऋण पत्रों का शोधन किस प्रकार से, कौन सी विधि से करना चाहती है, ठीक है। फिर हम और क्या देख सकते हैं, हम देख सकते हैं रजिस्टर ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस। अब देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनी कई प्रकार के सिक्योर्ड लोन ले लेती है। डिबेंचर एक तरीके से सिक्योर्ड ही लोन होता है, सिक्योर्ड क्या कह सकते हैं हम इसे, सिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है। तो ये इसका जो भी मॉर्गेजेस हैं या जो भी इसके ऊपर चार्जेस है, कई बार क्या होते हैं, डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय द फ्लोटिंग चार्जेस, ऐसा लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि डिबेंचर क्या होता है, सिक्योर्ड लोन होता है। तो इसके जो मॉर्गेजेस है, जो चार्जेस है, वो देखने के लिए हमें उसके जो रजिस्टर है उसको भी चेक करना पड़ सकता है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोन, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। फिर ऋणों की बात करते हैं जिसमें सुरक्षित और असुरक्षित दोनों प्रकार के ऋण आ जाते हैं, ठीक है। अब उसको चेक करना है, उसको एग्जामाइन करना है, तो हम क्या देखेंगे, कॉपीज़ ऑफ लोन एग्रीमेंट, जहाँ से लोन लिए गए हैं वहाँ के एग्रीमेंट चेक करेंगे, जो समझौते हुए हैं वो चेक करेंगे। रजिस्टर ऑफ मॉर्गेज डीड, और जो लोन लिए गए हैं सिक्योर्ड की बात करें, अगर सुरक्षित ऋणों की बात करें तो उसके एवज में कुछ ना कुछ गिरवी जरूर रखा होगा, तो मॉर्गेज डीड से हम पता कर सकते हैं, ठीक है, कुछ जानकारियाँ मिल सकती है। और अनसिक्योर्ड है तो उसके लिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख सकते हैं, ठीक है, जो हमारे वित्तीय विवरण हैं उनसे भी हम ऋणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ट्रेड क्रेडिटर की।
ट्रेड क्रेडिटर जो है हमारे जो लेनदार है, व्यापार के लेनदार, व्यापारिक लेनदार, ठीक है, उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उनका चेक करना है उनको अगर, तो उनके लिए हमें गेटिंग लिस्ट, सबसे पहले जो ऑडिटर है उसको क्या करना पड़ेगा, लिस्ट लेनी पड़ेगी कि इस पर्टिकुलर बिजनेस के कितने क्रेडिटर हैं, ठीक है। फिर करेंगे सेकेंड काम एग्जामिनेशन ऑफ लिस्ट, फिर उस लिस्ट को चेक करेंगे, किससे चेक करेंगे, उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे उस लिस्ट को, ठीक है। परचेज लेजर से करेंगे, इनवॉइस जो है उनसे करेंगे, और परचेज ऑर्डर बुक जो होती है उससे चेक करेंगे, और परचेज रिटर्न बुक से हम उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो क्रेडिटर की एग्जैक्ट अमाउंट कितनी है और वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है, हमें मतलब ऑडिटर को पता चल जाएगा। हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, ऑडिटर मान रहे हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या होते हैं, इनको कहते हैं हम देय बिल, ठीक है। तो देय बिल जो होती है उनकी भी हमें क्या लेनी होती है, लिस्ट लेनी होती है। सबसे पहले लिस्ट लेंगे कि कितने कितने बिल्स पेबल्स हैं इस बिज़नेस के पास में, फिर उसका एग्जामिनेशन करेंगे, एग्जामिनेशन ऑफ लिस्ट, उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। उसके लिए हमें बिल्स पेबल बुक और बिल्स पेबल अकाउंट से उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी, बहुत ही छोटा टॉपिक था जो हमारा रह गया था, तो हमने ये कंप्लीट कर दिया है। इससे आगे हमने वेरिफिकेशन ऑफ असेट्स, वेरिफिकेशन के जो प्रिंसिपल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं हम। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था इस पूरा वेरिफिकेशन का, तो ये हमने पढ़ लिया है। आगे भी हम ऑडिट के टॉपिक पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।